पीपल्स पार्टी जो कह रही थी, नून लीग उससे दूर भाग रही थी। नून लीग उस पर आई है तो पीपल्स पार्टी उससे दूर भाग रही है। शीरी मजारी साहबा की परफॉर्मेंस ऐसी जबरदस्त थी कि उन्होंने काबीना में रुला दिया लोगों को नवाज शरीफ की बीमारी का जिक्र करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब जो कि एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब जो कि हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं और नून लीग की बीट को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट को कवर करते हैं फ़याज़ महमूद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी जो अहम खबर आज की आई है वो यही आई है कि वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। बहुत अच्छी खबर थी, बहुत देर से इस खबर का इंतजार था और फाइनली ये खबर आ गई। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि जो है एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है जिसमें 10 जो वुज़रा हैं, टॉप 10 वुज़रा जो हैं वो तो हमारे सामने हैं ही हैं, लेकिन जो बाकी वुज़रा हैं उन पर इस तरह की रिपोर्ट्स का क्या असर हो सकता है, क्योंकि कुछ वुज़रा की हमने बॉडी लैंग्वेज भी देखी जिसमें परवेज़ खटक साहब को देखा, आज़म सवाती साहब को देखा, कुछ मुझे स्लो नज़र आए और कुछ शायद नाला भी नज़र आए। कुछ इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें तो सबको एक साथ होना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए। तो इस तरह की रिपोर्टें इन हालात में क्या पीटीआई के हक में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज मरीम नवाज साहबा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी, बड़ी अहम समात थी और जस्टिस आमिर फारूक साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे आज के इस सारे केस में, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगी समी साहब, वफाकी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया पॉजिटिव साइन है। जैसे कि हमें पता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इजाफा तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था लेकिन फाइनली ये इजाफा अब हो गया। अब देखते हैं कि बाकी सूबे क्या करते हैं इस हवाले से। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत से लोगों को बहुत तवक्कुआत थी और आम आदमी जो था उसने वोट दिया था तब्दीली के लिए। महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है। मैं यकीन करें किसी दिन आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ और यहाँ पर जो चीज़ों की कीमतें हैं वो इस कदर उसमें होशरुबा इजाफा है कि अल्लाह पनाह दे। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको देता हूँ, मिसाल के तौर पर पेट्रोल को देख लें। यहाँ पर जो पेट्रोल है वो अगर उसे हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो 650 रुपए से ज्यादा गैलन में वो यहाँ पर वो बिक रहा है। और गोश्त, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो मटन जिसे हम खाते हैं ये पाकिस्तान में मुझे नहीं पता इसकी क्या कीमत है, लेकिन यहाँ पर जो है ये तकरीबन 6,000 रुपए किलो के करीब यहाँ पर ये मिल रहा है और डबल हो गई है प्राइस किसी चीज को भी देखें। तो पाकिस्तान में भी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी और जो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा था। बजट पर कंस्ट्रेंट है, जाहिर है माजी में इतने कर्जे लिए गए, इस कदर मुल्क को लूटा गया, जिस बेदर्दी से खर्चे किए गए। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए गए जिनकी थी। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने जो आज, अब ऐसा लग रहा है कि मुल्क में अब तैयारी हो चुकी है, इलेक्शन की शुरू हो चुकी है तैयारी और इसमें लोकल बॉडीज हों या दूसरे इलेक्शन हो, ये पॉलिटिकल बेसिकली इकदामात हैं सारे आवाम को अपील करने के लिए और इससे रिलीफ पहली दफा लोगों को इस तरह से मिला है। सरकारी मुलाजमीन जो है वो तो सबसे ज्यादा बेचारे पिस गए थे। आप देखें कैसे वो डी चौक में आए हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं, अगर आपके पास फुटेजेस हैं, और लोगों ने खुशी का इजहार किया है। और वज़ीर आज़म साहब ने प्रोविंसेस से कहा है कि वो भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा करें। तो अब दो जो प्रोविंस हैं जैसे पंजाब और KPK, वहां पर तो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। मुझे जहां तक याद पड़ता है बुज़दार साहब ऑलरेडी एक दफा इजाफा कर चुके हैं। तो ये तनख्वाहदार तबका जो है उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। और अगर आपने मुल्क में करप्शन को खत्म करना है तो जो कम से कम तनख्वाह का लेवल तो वो होना चाहिए जो सरकारी मुलाजमीन बेचारे काम कर रहे हैं दफातर में, जिनकी और कोई जरिया आमदन नहीं, कि उनकी कम से कम महंगाई की रेशो से उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। तो ये एक अच्छा ये स्टेप है वज़ीर आज़म साहब का और लोगों ने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया। सियासी तौर पर अभी हमें लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज्यादा फाल हो रही है। जलसों की कल भी हमने बात की थी, शेड्यूल आ गया है, वज़ीर आज़म साहब लोगों के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये तनख्वाहों में इस तरह इजाफा किया है वफाकी मुलाजमीन के और सूबों से भी कहा है। और एक और जो बड़ी अहम बात है, जो एक सोच, एक जो तजवीज़ चल रही है
जिस वक्त कोरोना आया था तो एक टाइगर फोर्स वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बनाई थी। तो ये इस वक्त मुल्क में बड़ी एक महंगाई, कुछ तो इंटरनेशनल फिनोमेना है, लेकिन बहुत सारे मुनाफाखोर और जो ये इस तरह के लोग हैं उन्होंने भी कर दी है इसमें महंगाई बहुत सारी चीजों की जो नहीं होनी चाहिए थी। तो एक तजवीज है इमरान खान साहब के पास, दोबारा बहुत लोगों के पास से आई है जो बड़े अहम लोग हैं, कि टाइगर फोर्स को फाल किया जाए, उसको बाकायदा कोई एक शक्ल देके, तो ये जो महंगाई का जिन लोगों पर तारी कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इसको काबू किया जाए। तो अगर उस हवाले से भी कोई फैसला होता है तो दैट वुड बी ग्रेट, लेट्स सी। लेकिन ये रिलीफ जो दिया है आज इमरान खान साहब ने लोगों को, ये इट वाज ड्यू, लॉन्ग ड्यू एज यू सेड, और ये बहुत एक अच्छा इसका इंप्रेशन जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए भी। और ये मुझे ये लगता है कि बेसिकली इन द बैक ऑफ माइंड शायद इमरान खान साहब का भी ये है कि अब इलेक्शन आ रहा है तो लोगों को उसका समर मिलना चाहिए जो उनकी हुकूमत आई। जी राना साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे कि अभी इसके ऊपर पे एंड पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से और दो इससे जो 3 बातें की हैं समी साहब ने, एक तो इलेक्शंस होने वाले हैं इस वजह से भी किया गया है, अब बाकी आगे हम देखेंगे सिंध भी करेगा। अब जहाँ तक पंजाब की बात है और जहाँ तक KPK की बात है, डेफिनेटली सी बात है कि PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी इजाफे किए जाएंगे। तो बेसिकली इलेक्शंस को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और ये आर्जी है फिलहाल इजाफा। ये जिसको मर्जी देखते हुए किया जाए, तनख्वाहदार तबके के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत ने मौजूदा माली साल में तनख्वाहदार मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 25% इजाफा किया। जब वफाकी बजट का ऐलान किया गया तो उस वक़्त 10% इजाफा किया गया मुलाजमीन की तनख्वाहों में। तो ये गुज़श्ता 7 माह के दौरान दूसरा इजाफा है। तो हालांकि जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूं कि अभी मुलाजमीन की तनख्वाहें और ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे समी साहब ने भी कहा कि ये मुल्क से जो करप्शन ख़त्म करने का एजेंडा है इमरान खान साहब का, उसके लिए भी ज़रूरी है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो माकूल सतह पर हों। बात यह है अलीना कि इलेक्शन तो होने ही होने हैं 2023 में जी। तो हर पार्टी जो है वो आवाम को खुश करने के लिए, आवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए इकदाम कर रही। इसमें सूरत हाल क्या है इस वक्त कि महंगाई जैसे समी साहब ने बता दिया आपको, कितनी उन्होंने सही बात की है कि अमेरिका जैसे मुल्क में अगर महंगाई का ये आलम है कि कीमतें डबल हो गई हैं ये कोरोना वबा की वजह से, तो ये, और फिर देखें अगर इस तरीके से करें तो मैंने पहले भी कहा था कि जो 2013 में कीमतें थीं, क्या नवाज शरीफ की हुकूमत जब इनकी पार्टी की खत्म हुई 2018 में वो कीमतें थीं? या जो परवेज मुशर्रफ के दौर में कीमतें थी वो जरदारी के दौर में थी? ये तो एक आवाम को धोखा देने के लिए ये नारे लगाते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। बाकी इस फैसले का खैर मकदम किया जाना चाहिए कि ये बहरहाल, और ये ऑपोजिशन तो तनकीद कर रही है ना, तनकीद का सामना कर रही है इस तरीके से, तकलीफ है ना कि इक़दाम करने चाहिए। और ऑफ द रेकर्ड वुज़रा जो है वो यही बात करते हैं कि डेफिनेटली सी बात है पेट्रोल में भी इजाफा होगा, गैस में भी इजाफा होगा, क्योंकि हम IMF के पास चले गए हैं। तो अगर इतना थोड़ा सा पीनट के जितना कर भी दिया इजाफा तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? प्रैक्टिकली तो ये परफॉर्म नहीं कर सके। अलीना एक सेकंड, आप जो कह रही है ना कि IMF के पास जाने से गैस की कीमत नहीं बढ़ी, अभी आप देखें हो क्या रहा है, $100 पर बैरल तक जो प्राइसेस वो जाने वाली हैं। आपको पता है ये जो सदर बाइडन की किंग सुलेमान से जो बात हुई है वो किस इशू पर बात हुई है? वो इसी इशू पर बात हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनकी जमात जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है उनको वो हारने जा रही है इस महंगाई की वजह से। और तेल जो है अमेरिका में वो बहुत बड़ा एक इशू है। तो उन्होंने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद यानी टेलीफोन पर बात की है। ओपेक वालों ने उसकी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको स्टेडी रखने का उन्हें यकीन दिलाया, क्योंकि इससे पहले जो इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे अमेरिका के, उन्होंने वो मार्केट में वो लेके आए थे प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। ये $100 बैरल तक जो है वो कीमत जा रही है तेल की। तो इतनी महंगाई है हर चीज, ये कोई इसका IMF से ताल्लुक नहीं है कि हम IMF के पास चले गए। IMF के पास जाने का सिर्फ एक चीज है कि जो हमारी जो सब्सिडीज थी वो खत्म हुई है और टैक्स का निजाम जो है वो उन्होंने कहा है कि जी वो आप उसको बेहतर करें, उस पे हम आपको रियायत नहीं दे सकते। इन ए वे IMF जो कहता है वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी ऑटोनॉमी का इशू है। हमें इशू ये है कि अगर अमेरिका के अंदर
उनकी हुकूमत अगर ये फैसला करे कि उन्होंने नोट ज्यादा छापने हैं तो वो एक कानून पास करके वो छाप लेते हैं अपने मामलात को देखने के लिए। तो पाकिस्तान को भी ये सहूलत होनी चाहिए थी। इस पर IMF के साथ लोगों का फटा है। अदरवाइज ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कीमतें चीजों की जो बढ़ रही हैं ये इंटरनेशनल फिनोमेना है ना। ठीक हो गया सर। बेसिकली मैं तो शौकत तरीन साहब को सुन रही थी, पिछले दिनों एक शो में आए हुए थे तो उन्होंने ये बात फरमाई थी कि इस तरह की जब हम एग्रीमेंट्स करते हैं तो इन चीज़ों पे इफेक्ट आता है और हमें बहुत सी चीज़ें उनकी माननी पड़ती हैं। सर एक दूसरी भी खबर चल रही है, वो जो वुज़रा के हवाले से चल रही है, टॉप 10 वुज़रास। अब उनको तो आपने बता दिया कि ये टॉप 10 है, इनकी कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन बाकी सब पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं परवेज खटक साहब को देख रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वो थी, नॉर्मल थी, बल्कि ना का साइन किया हाथ से कि भाई आप इस हवाले से मुझसे कोई बात ना करें। बाकी कुछ और भी थे, आजम सवाती साहब वगैरह। सो आप क्या देखते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है लाना? इससे इनकरेज होगी इनके अपने लोग या डिस्करेज होंगे? नहीं, इसमें अगर उसका देखें ना आप, उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि MOUs जो एग्रीमेंट्स थे वो कितने इंप्लीमेंट हुए, कितने साइन हुए। ये इस बुनियाद पर उन्होंने लोगों को उनकी परफॉर्मेंस को जांचा और उसमें उन्होंने टॉप 10 वजीरों का ऐलान किया। इसके भी सेंस ऑफ कंपटीशन होना चाहिए। ये क्या बात है कि एक तो काम नहीं किया और दूसरा नाराज हो गए। ये तो नालायक बच्चों वाली बात है ना कि अगर फेल हो गए, घर पे डांट पड़ी तो उसके बाद कहना ओ अच्छा जी मुझे डांट पड़ी, मेरे साथ तो बड़ा सुतेलों जैसा सलूक किया गया। ऐसा नहीं है। वजीर आजम साहब ने ये बात इन ए गुड फेथ की है और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। ये सारे जो MNAs हैं ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, इनके लॉबीज इनकी चलती हैं और पूरे ग्रुप्स की सूरत में ये जाते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने मज़हब मुराद सईद, मुझे पता है कि एक यंग आदमी है एंड वेरी एनर्जेटिक, और इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है कि कम्युनिकेशन की जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने वो कहते हैं ना टेबल टर्न अराउंड कर दी है। वो खसारे में जाने वाला महकमा उसमें है, मुनाफे में है और कितना ज्यादा उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अजारादारी थी ये DHL की, TCS की, बहुत सारी सर्विसेज शुरू की है रेलवे ने। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज जो हमें नजर नहीं आई पॉलिटिकली, उसका जो एक इम्पैक्ट है, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब नजर नहीं आए। अच्छा, वो का बताया जाता था कि अगर कहीं हुकूमत गई PTI की तो वो उम्मीदवार है। दूसरा, आपने परवेज खटक साहब की बात की, ये भी एक स्पेकुलेशन है कि अगर कहीं पर किसी स्टेज पर भी अगर कोई तहरीक इंसाफ में लीडरशिप की तब्दीली आती है तो इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए परवेज खटक साहब जो हैं वो होंगे। तो ये अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो सारे हमें नजर आते हैं हमेशा। हर जुमे को शहबाज गिल साहब भी अपने घर फैसलाबाद होते हैं, फरक हबीब साहब भी वहीं पर DSLGs मंगवा के वो काम कर रहे होते हैं। फवाद चौधरी भी एक बहुत फाल वजीर इत्तलात हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असल वजह है मैं आपको बताऊं, ये तो ठीक है कि इंफॉर्मेशन टीम जो है वो आके जो गाली गलोच है वो मुकाबला अपोजिशन का करते हैं, जवाब में गाली गलोच भी देते हैं, समटाइम्स इस तरह की चीजें भी क्रिएट करते हैं। लेकिन एक जो बड़ा फेलियर है जो इंफॉर्मेशन टीम का, वो ये है कि हुकूमती इकदामात को हाईलाइट करने में ये बिल्कुल फारिग है। ये नहीं किसी को बुरा भला कहना, किसी पर ठप्ती कसना, ये इस तरह की चीजों में ये माहिर हैं। वो जैसे यानी अपोजिशन का जवाब देने, क्योंकि वो तो अपोजिशन का इंफॉर्मेशन तो खवातीन के हाथ में है, तो वो उनका अंदाज भी वैसा ही है। जैसे कोसती हैं खवातीन तो वो मरियम औरंगजेब साहबा और वो उज़मा साहबा और वो सारी जनाब वो उधर से शहरी रहमान साहबा, तो वो शाजिया मरी साहबा, तो वो कोसती हैं। तो ये भी आगे से जवाब में उसी लैंग्वेज में जवाब देते हैं। लेकिन हुकूमती जो तरजीहात हैं, हुकूमत की जो अचीवमेंट्स हैं, उनको हाईलाइट करने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टोटली नाकाम रहा है। इसका अब जो अभी अमली मुजाहरा हुआ, इतना कामयाब दौरा था चाइना का वजीर आजम साहब का, और रूस जा रहे हैं वजीर आजम, उसके बाद पूटन आने वाले हैं। ये जो इतनी बड़ी कामयाबियां हैं, इंफॉर्मेशन आप देखें उसमें कोई कहीं पर कोई इस हवाले से बात नहीं है। सिर्फ चंद लोगों के साथ मिलकर रोटी खा लेना और चंद लोगों को अपने पास बुला लेना और फिर उनके जरिए तारीफें करवाना, ये कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो। और वजीर आजम साहब, मुझे तो ये लगा कि वजीर आजम माइन्यूटली हर चीज को देख रहे हैं, ही इज माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। और उन्होंने जो फैसला किया, मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा फैसला है, होना चाहिए, और इससे कंपटीशन बढ़ेगा। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को ठीक करें। इसमें कौन सी किसी खातून की तरह खफा होने वाली बात है।
अच्छा, किसी खातून की तरह खफा होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इसका मैं राना साहब आपकी इजाज़त से चाहूँगी कि सदीक साजिद साहब ज़रा जवाब दें। एक तो परवेज़ खटक साहब के बारे में समी साहब ने कहा और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बात की। भाई परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस है, अब इस चीज़ के ऊपर इनको वो ना दिया जाए या उस तरीके से क्रेडिट ना दिया जाए, क्योंकि ये वो उम्मीदवार हैं जिनके बारे में बहुत सी कयास हराइयाँ की जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर हम खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करें तो हमने देखा कि जो दौरा चीन है, चाइना है और आगे जो रशिया का दौरा होना है वो तो बड़ा कामयाब अभी तक ये कहा जा रहा है कि जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स हैं वो बड़ी ठीक तरीके से हम जा रहे हैं। तो फिर ये परवेज़ खटक साहब और ये क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और हम देखते हैं कि मोहित यूसुफ साहब को मतलब 7वें नंबर पे तो ले आते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहीं हमें नजर नहीं आते उस तरीके से। जी अरीना, इसमें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। परवेज खटक साहब के पास बेचारे के पास कोई इस किस्म के अहदाफ थे ही नहीं। वो वजारत दिफा में वैसे भी कभी कभी जाते हैं और 80% से ज्यादा जिन लोगों ने ये अपने अहदाफ अचीव किए थे उनको जो है ये परफॉर्मेंस उनकी जो है वो इवेलुएट किया गया। उसके बाद उसमें जो पहले 10 थे उनको आज ला गया। और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कोशिश तो बड़ी की वो बेचारे लोगों को रिसीव करना, कोई कहीं आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन वो मीडिया में ज्यादा रहे। लेकिन जो उनकी अपने वजारती अमूर थे उसके ऊपर जो उनको टारगेट दिए गए थे वो उसको शायद हासिल करने में नाकाम रहे। और उसके साथ साथ चौधरी का आपको बता ही दिया सभी साहब ने कि वो भी अपनी जो वजारत है, पीटीवी है, पीपीए, जो उनके अदारे थे जो उनको दिए गए थे, उनको अहदाफ दिए गए थे, वो सिर्फ ये काम तो नहीं। लेकिन मैं इन सब चीजों से हटकर आप एक चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसको आप नजरअंदाज मत करें। कोई एक भी इत्तेहादी वजीर इस 10 शामिल नहीं है। ना फैसला मिर्जा जो आजकल इत्तेहादी वजीर हैं, वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं सदीक साजिद साहब। एक वाली बात सही नहीं है। शेख रशीद इत्तेहादी हैं। शेख रशीद साहब भी तो इत्तेहादी है ना। वो कौन सा पीटीआई में है शेख साहब? चले जी जनाब, राणा साहब आपकी बात मान लेते हैं। चलो बाकी बात तो सही कह रहे हैं। फहमीदा मिर्जा है, जुबैदा जलाल है, उसके बाद अमीनुल हक एमक्यूएम के हैं, काबली के तारिक बशीर चीमा हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये इनको यानी कि किसी एक की भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जो कि ये टॉप 10 में जो है वो आ सकते। तो वो नाराजगी वाली बात तो है ही। और अभी तक नाराजगी परवेज खटक की वो चल रही है। वो 2 दिन पहले जो एनर्जी कमेटी का इजलास हुआ था कौमी असम्बली का, उसमें इनको खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। इन्होंने फिर वही बात की गैस की और बिजली की और उन मनसूबों की, और कहा कि हमारे हल्कों में हम जाते हैं तो लोग हम पे एतराजात उठाते हैं। वो अभी भी जो है वो परवेज खटक साहब के वो इशूज जो है वो चल रहे हैं पीटीआई के साथ। लेकिन बात फिर ये कि जो वजारती, क्योंकि ये अरबाब शहजाद साहब खुद एक ब्यूरोक्रेट है जिन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, एवेल्युएशन रिपोर्ट वज़ीर आज़म को, तो उन्होंने तो वो बाकायदा तौर पे कि ये जो अहदाफ बाकायदा दिए गए थे, टास्क दिए गए थे, फिर वज़रा की अपनी हाजिरी दफ्तर में बैठना, टाइम देना, और जो प्राइम मिनिस्टर ने फिर इनको टारगेट दिया, फिर जो कैबिनेट डिसीजन थे उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो जो है वो देखी गई थी। और ये शाह महमूद कुरैशी तो वो भी बातें करते नजर आ रहे हैं इधर उधर हल्कों में। और फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो ज़ाहिर जी अब मजीद काम करूंगा और अगले साल कोशिश करूंगा कि मुझे भी ये जो है वो मिल जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अब ये जो एक बड़ी हमें मुझे तो हैरानगी हुई इस बात के ऊपर, जो वजीर कानून फरोग नसीम जिन्होंने फौजदारी निजाम में पूरी की पूरी वो इस्लाहात लेकर आए, और फिर शौकत तरीन साहब जिन्होंने कहा जी इकानमी टेक ऑफ कर दी और ये हमारी बरामदात में इजाफा हो गया और टैक्सेस के हदाफ भी हासिल कर लिए, उनका नाम भी उसमें शामिल नहीं है। ये तो बात, लेकिन वही समी साहब वाली बात है। अब ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो जिनके नाम नहीं आए वो आप मेहनत करें, तैयारी करें, अगर रह गई हुकूमत तो हो सकता है उनका भी अगले साल नाम आ जाए। अच्छा राना साहब, ये तो इत्तेहादियों वाली बात की है इन्होंने, इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है? तो भाई ये कोई कोटा सिस्टम के तहत थोड़ा मिली है। अच्छा, ये कोई असनाद जो है तारीफी, ये कोई कोटा सिस्टम से कि भाई फलाने इत्तेहादी को भी देनी, फलाने इत्तेहादी को भी देनी, वो एक उन्होंने जो अपना मेयार मुकर्रर किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको उन्होंने देखते हुए दे दिए हैं। वो बेशक बड़े बड़े, एक चीज पे मुझे हैरानी हुई है कि मोहतरमा शीरी मजारी साहबा को कौन सी कौमी खिदमात के एवज ये अवार्ड दिया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। सबका मेरिट पे है, जैसे हम मान रहे हैं, तो मेरिट पे है। मैं तो एक वैसे सवाल उठा रहा हूँ कि वो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में कौन से कारहाय नुमाया सर अंजाम दी।
ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है उसकी मंजूरी में, उसको बनाने में सबसे और उसके पास करवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जर्नलिस्टों के प्रोटेक्शन बिल के साथ ही तो सदीक साजिद साहब ये कोई नहीं होता ना कि उसको अवार्ड दे दिया जाए। अवाम के लिए क्या किया मोहतरमा शीरी मज़ारी साहबा ने? जी समी साहब कुछ पूछना चाह रहे थे आपको। अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता देता हूँ। शीरी मज़ारी साहबा की परफॉर्मेंस ऐसी जबरदस्त थी कि उन्होंने काबीना में रुला दिया लोगों को नवाज शरीफ की बीमारी का जिक्र करके, और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में जो बड़ा किरदार था वो शीरी मज़ारी साहबा का था। उनके आंसुओं का था, अच्छा भरने वाला है, उनके आंसुओं का था जी, उनके रोने का था, उनके आंसुओं का था, जिसपे इमरान खान साहब भी अपने जज्बात पर काबू न रख सके। तो फिर वो तो सारी की सारी काबीना ने कहा, जो उन्होंने बात की कि उन्होंने यक जुबान हो गए कि बस कर, क्या अब रुलाएगी सबको, तो भाई अवार्ड तो मिलना था। अच्छा सर, अच्छा इसका आपको लगता है कि ये जो इस वक्त पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं सर, यहाँ पे जोड़ तोड़ की बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये जो खफा खुफा हुए हैं परवेज़ खटक साहब, जैसे कि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ भी इशारा किया है, बाकी और लोगों की तरफ भी इशारा किया है, ये कोई फ़ायदा दे सकते हैं आने वाले दिनों को अपोजिशन को? क्या फायदा देंगे अपोजिशन को? ये इनका अपना फायदा इन्होंने देखना है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी लिस्टें शेयर की हैं शहबाज शरीफ के साथ कि कौन कौन नाराज लोग हैं पीटीआई के। अभी 4 साल से सुन रहे हैं, 4 साल से, अलीना मेरी बात सुने, 4 साल से सुन रहे हैं, ये हुकूमत चली गई, ये हुकूमत आ गई, ये ऐसा हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, वो हो गया। ये अगर ये ना बेचें, रोजाना मीडिया में एक नई आके ये शोशा छोड़ते हैं और झूठ पर ये सारे का सारा। आपके पास शॉर्ट्स हैं, ये जो अभी तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से जो बात हो रही है, आप सुनवा दें कि क्या बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, ये क्या जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हम अदम-ए-एतमाद करना चाहते हैं और ये हम हटा देंगे। अच्छा। और बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान तोड़ दे, असेंबलियां तोड़ दे। अच्छा, सबसे पहले तो हम सुनते हैं ना बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, जो असेंबलियां तोड़ने वाली उन्होंने बात की है। जी समी साहब, ये तो बात हो गई बिलावल की। अब मैं चाहूंगी कि हमारे पास आसिफ अली जरदारी साहब का भी शॉट है, उनको भी जरा चला दें इस हवाले से, या हमजा का तो शॉर्ट मेरे ख्याल में वी डू हैव हमजा का, वो भी सुना दीजिएगा। अब हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, ये कंफ्यूज हैं या ये वाकई कुछ करना चाहते हैं। एक बंदा कोई और बात कर रहा है, एक बंदा कोई और बात कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मरीम नवाज साहिबा कितनी क्लियर हैं अदम एतमाद की तहरीक को लेकर, उनका भी सर आपको शॉर्ट सुना देते हैं, फिर इसमें बात करते हैं। जी समी साहब, ये आपने सुना आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था कि असम्बलियाँ तो इमरान खान साहब अगर तोड़ते हैं तो तोड़ दें और ख़ुद ही चले जाएँ, और इमरान खान साहब ही असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। तो बाकी जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मुझे तो सारे एक पेज पे ही नज़र आ रहे हैं, कुछ मुझे कन्फ्यूज़ तो नहीं लग रहे कहीं से? नहीं, देखें, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि आप असम्बलियां तोड़ दें। हाँ। अगर अदम एतमाद लानी है, इसका मतलब तो यह है कि सिस्टम चलाना है। और जो अब मरियम साहबा क्या कह रही हैं, जो बात पहले बिलावल साहब कह रहे थे, अब वो ये कह रही हैं कि पार्टी ने कहा कि जी ये नो कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, यानी सिस्टम चलना चाहिए, हुकूमत तब्दील होनी चाहिए। ठीक। तो ये एक सोच में तब्दीली है। जो नून लीग पहले वो पीपल्स पार्टी जो कह रही थी, नून लीग उससे दूर भाग रही थी, नून लीग उस पर आई है तो पीपल्स पार्टी उससे दूर भाग रही है। तो देयर इज ए कंफ्यूजन। उसकी वजह शायद ये है, कल भी हमने जिक्र किया था कि अगर इमरान खान साहब हटते हैं या पंजाब में बुज़दार साहब हटते हैं तो फिर कौन होगा उसका मुतबादल? क्या परवेज इलाही? नून लीग तो नहीं चाहेगी परवेज इलाही साहब को लाने के लिए, लेकिन हमजा साहब की जो आखिरी बात थी वो, उसमें अगर आप दोबारा उनका शॉर्ट सुनवा लें, एंड पे उन्होंने ये कहा था कि अगर सब कुछ भी करना है इस मुल्क को बचाने के लिए तो सबसे पहले इमरान न्याजी को चलता करना होगा। यानी एक पॉइंट एजेंडा है अभी कि इमरान खान को हटाना है, उसके बाद किसको बनाना है इस पर इनका कोई कंसेंसस नहीं है। हर आदमी अपने लिए कोशिश कर रहा है। और ये जो अदम एतमाद लाने की बात है, सिस्टम की तब्दीली की बात है, ये कोई पाकिस्तान के अवाम के फायदे के लिए नहीं, ये इसलिए कि अपने खिलाफ जो मुकदमात है वो खत्म हो जाए या खुद को इक़्तिदार में आप ले आए। तो ये बुनियादी तौर पर दे आर डूइंग इट फॉर देयर पर्सनल गेन्स, इसलिए कोई कंसेंसस नहीं हो रहा। तो मुझे तो ये ज्यादा कंफ्यूजन लग रही। ठीक हो गया। अच्छा सदीक साजिद साहब,
आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आपने समी साहब को सुना है, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि भाई जो हुकूमती जमात है उसने भी बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं, बड़े लोगों से मिल रही है, मुलाकातें कर रही है, तो आप क्या देखते हैं? और कुछ खबरें ये भी हैं कि इस महीने के आखिर में कोई बड़ी एक्टिविटी हो सकती है। यही एक्टिविटी होगी जी, अदब-ए-एतमाद के हवाले से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समी साहब की जो गुज़श्ता दिनों ने एक बात की थी ना, कि एक क्लियर कट जो मैसेज है वो तो है, उन्होंने कहा है जी कि वो ये है कि ये अदम-ए-एतमाद हो भी जाए तो जो भी इनके बाद आएगा वो अगर पार्टी के अंदर हो या इनके आपस के जो इश्यूज हैं पीपल्स पार्टी नून लीग के, वो क्या फौरी तौर पे इंतखाबात की तरफ जाएगा या फिर जो है वो जो टर्म रहती है वो पूरी करेगा। क्योंकि ये तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये आपका काम है, आप जाने, आप कर सकते हैं, अदम-ए-एतमाद आप करें, बंदे पूरे करें, हमारी तरफ आप मत देखें। अब एक बात जो हमजा ने कही है और अभी नून लीग की है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये नून लीग के ज़राए ने बताई है, वज़ार जो भी एज ए रिपोर्टर मेरा ये काम है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नून लीग ने मियाँ साहब को, बड़े मियाँ साहब को ये तजवीज़ दी है कि अदम-ए-एतमाद अगर लानी ही है तो फिर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन के खिलाफ मत लाएं, बुज़दार के खिलाफ मत लाएं, डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ लाएं। क्योंकि अगर हम उससे नीचे किसी के खिलाफ लाएंगे और इमरान खान के खिलाफ हम नहीं लाते तो फिर अगर हमारे 10-15 बंदे या 10-12 बंदे उसमें कम हुए तो ये मैनेज कर लेंगे। तो इस वजह से डायरेक्ट इमरान खान के खिलाफ जो है वो अदम-ए-एतमाद लेकर आई जाए। इसके ऊपर भी अभी फैसला होना है। कल है PDM का सरप्राइज इजलास, कल का दिन बड़ा अहम है। कल फजलुर रहमान मिलेंगे शहबाज शरीफ के साथ, यही इशू डिस्कस होगा कि अदम-ए-एतमाद कहाँ लानी है, कब लानी है, कब जमा करवानी है, कितने लोग हमारे पास कम है, मैनेज कौन करेगा, नंबर गेम पूरे करने की जिम्मेदारी जरदारी साहब ने ली है। जो जरदारी साहब पिछले दफा शहबाज शरीफ से मिले थे, उन्होंने कहा था जी जो नंबर थे वो मैं पूरे करूंगा। दूसरा उसमें यही कि किस ऐवान में अदम-ए-एतमाद जो है वो लाई जाए, जिसमें नून लीग मैंने आपको मौक़िफ़ जो है वो बता दिया है। हुकूमत ज़ाहिर है आज एक डेवलपमेंट हुई है, स्पीकर कौमी असम्बली जाकर मिले हैं चौधरी परवेज लाई थे, उस्मान बुज़दार, और एक मैसेज उन्होंने जाकर वहां पे दिया है और उसका यही सबसे बड़ी वजह थी। और परवेज लाई ने तो कहा है कि हमने तो जरदारी से कहा है कि हम आपके जो पत्ते हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहते, अभी तो आप हमें कुछ चीजें बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। कि वो फिलहाल उनका ये कहना है कि हमारा जो मुआहदा है परवेज लाई का, उनका ये कह रहा है कि हमारा जो मुआहदा है वो रियासत के साथ है कि हमने इनका साथ देना है। कामिल अली आगा साहब ने पिछले दिनों एक बात की थी, उन्होंने कहा था फिलहाल तो चीजें न्यूट्रल हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में न्यूट्रल ना रहे, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस सवाल से उन्होंने बात की है। राना साहब, आप किस तरीके से इस सारे सिचुएशन को देखते हैं? और जहांगीर तरीन के हवाले से आज भी मरियम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अभी हर चीज़ बता दूँ, वक्त आएगा तो बताऊँगी। देखिए अलीना, बात यह है कि ये जो बात, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कल के इजलास में भी कुछ नहीं होना। अच्छा। PDM के। दूसरी बात ये है कि फरवरी के महीने में के आखिर में सबसे बड़ा जो वाक़या होने जा रहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। इसलिए उस वक़्त कोई किसी को मुहिम जोई नहीं करने दी जाएगी कि वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ऐसे मौके पर पैदा करें। ये किसी की खाम ख्याली है कि वो फरवरी के आखिर में कोई इस तरह की पाकिस्तान के अंदर मुहिम जोई कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बताऊं कि PDM जो है वो समी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है। और आप मुझे ये बताएं कि वो जो मुस्लिम लीग काफ वाले हैं, उन्होंने अगर स्पीकर पंजाब असम्बली ही रहना है तो वो इमरान खान का साथ क्यों छोड़ें? ठीक। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो अपनी गेम पर हैं। वो कहते हैं कि सारे चक्कर में KPK के में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला आ रहा है वो उसमें कामयाबी हासिल करके पूरे KPK की लोकल गवर्नमेंट अपने काबू में कर लें। मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, वो इस वक्त कोई अदम एतमाद वगैरह, और इनको पता है कि अदम एतमाद ना कामयाब होनी है ना इन्होंने पेश करनी है। तो ज़राए से जो आज खबरें चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब और शायद परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हो, तो वो शहबाज शरीफ साहब के अपना देखें, आज उन्होंने इतने तरले लिए हैं अदालत में कि जी मैंने वकील बदलना, मैंने ये करना, मैंने वो करना। जज ने कहा नहीं, 18 तारीख को आप पर और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होगी। यानी ये हर दफा इल्तवा की कोशिशें करते हैं। आज जज ने वाजे कर दिया कि 18 पर को आप पर ना फर्द जुर्म आयद होनी है। ठीक हो गया। तो वो तो अपने चक्करों में है कि मेरा किस तरह बचाव होता है। जी समी साहब।
देखिए, ये बात बिल्कुल राना साहब की सही है कि ये जो अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कोई इत्तेहादी न छोड़ के आए। नून लीग मिल जाए, पीपल्स पार्टी मिल जाए, इन सबके वोट मिल जाए तो भी इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उनको खतरा सिर्फ अपनी जमात के अंदर के लोगों से हो सकता है। मिसाल मैं देता हूँ आपको, अब फैसलाबाद में कल वजीर आजम थे, वहां पर इजलास था और वहां पर तमाम MNAs थे, सिर्फ राजा रियाज नहीं थे। वो इस्लामाबाद में जानबूझकर रुक गए क्योंकि वो इस मीटिंग में नहीं जाना चाहते थे। अब हम सबको पता है कि वो जहांगीर तरीन के साथ। अब अगर इस तरह के अगर 5, 7, 10 बंदे अगर तहरीक इंसाफ के अगर छोड़े तो फिर तहरीक इंसाफ को डेंट पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इज ऑल्सो माइंडफुल ऑफ ऑल दैट। अपोजिशन पे कोई मेरी इत्तला के मुताबिक 20 से 25 अरकान ऐसे हैं जो अपनी क़यादत से नाराज हैं और वो तहरीक इंसाफ के साथ आने के लिए तैयार हैं। तो अमली तौर पर जो भी सदीक साजिद साहब ने बात की ना कि चौधरी साहबान कहते हैं कि हमारा रियासत से मुआहदा है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े, जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी उस वक्त तक चौधरी साहबान या MQM इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़े। वो बिल्कुल क्लियरली ये कह भी चुके हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज का केस, उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे एवन फील्ड नजरसानी केस की आज समाअत थी। फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़याज़, क्या रही आज की सारी कार्रवाई? जी अलीना, आज मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पे समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस पे समाअत की। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इरफान कादर जो मरीम नवाज़ के वकील हैं वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने आगे अदालत से गुजारिशात की। उन्होंने कहा कि पिछली समाअत में ये तय पाया था कि अगली समाअत से बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और आज से हम तय कर लेते हैं कि जो मेरे आर्गूमेंट्स हैं किन किन चीज़ों का अहाता करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो माजी के जो अदालती फ़ैसले हैं उनकी बात भी की और साथ ही साथ उन्होंने पनामा केस की बात की और कहा कि जिस तरह हुकूमतें जाती थीं वो बातें भी की और अदालत ने उनको यहाँ पर रोका और ये कहा कि अगर आप अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ हैं जिस बेस पे मरीम नवाज़ को सज़ा हुई है पहले वहाँ से आगाज़ कर लें, तो उसके बाद जो है हो सकता है कि आप हमें ये इसी पॉइंट पे ही मुतमिन कर लें और आपको इन तमाम चीज़ों की जो आप बातें करना चाह रहे हैं, आर्गूमेंट्स देना चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो अदालतों में इंसाफ का कत्ल हुआ है, तो हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ही ना पेश आए। तो जिसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूं कि इसी नुक्ते पे मुतमईन कर लूं और लेकिन अगर मुझे लगा कि आप इस पे मुतमईन नहीं हुए तो फिर मैं इन नुकात पे भी बात करूंगा। तो खैर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप बता दीजिए कि मरीम नवाज़ को सज़ा किस बुनियाद पे हुई है, किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे हुई है। तो उन्होंने कहा कि एक ख़त है जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से इन्होंने हासिल किया था MLA के ज़रिए, उस ख़त की बुनियाद पे सज़ा सुनाई गई है और उन्होंने फिर उसके बाद अदालत ने उनसे पूछा कि ये जो ख़त है जिस ज़रिए से आया था, आया कि उस गवाह को भी अदालत में पेश किया गया है या नहीं। तो आज बुनियादी तौर पे आप ये कह लीजिए कि नैब को अदालती सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया कि जो स्टेटमेंट, क्या आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, जो भी ये लेटर लेकर आया था, तो इस पे कहा गया कि हमने एक MLA लिखा था और MLA लिखने उसके जवाब में वाजिद ज़िया साहब को मिला था और वो JIT के सरबराह थे और उन्होंने इस ख़त के ऊपर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी थी। तो जिस पे बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे आमिर फारूक साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर यही चिट्ठी पे ही सज़ा हुई है तो फिर तो हमें नया कानून शहादत लिखना पड़ेगा। तो बुनियादी तौर पर ट्रस्ट डीड की एक बात हुई। जो ट्रस्ट डीड है मरीम नवाज़ की, इस पर अदालत ने नैब से इस्तफसार किया कि आया कि ये वही ट्रस्ट डीड है जो कैलबरी फाउंड के हवाले से मशहूर हुई थी। तो उनसे सवाल पूछा गया नैब से कि जो ट्रस्ट डीड है इस पे जो दस्तखत हैं क्या वो मरीम नवाज़ के ही हैं? तो नैब ने कहा यस, और हुसैन नवाज़ के हैं, उस पर भी नैब का जवाब हाँ में था। फिर अदालत ने बड़े इस पर एक ऑब्जर्वेशन दी है और ऑब्जर्वेशन ये दी कि अगर तो दस्तखत
करने वाले कह रहे हैं कि ये हमारे ही दस्तखत हैं, तो हम इस वक्त उन्होंने कहा कि हम फाउंड पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सिर्फ दस्तखत पे। तो अगर दस्तखत उनके हैं तो फिर वो फोर्जरी उसमें नहीं हुई, आप उसको प्री डेटेड कह सकते हैं, इसको जाली नहीं कह सकते। तो इसमें जो वहाँ पर कमरा अदालत में मरियम नवाज़ मौजूद थी और लीगी जो थे, उनकी आवाज़ ये निकली यस। तो साथ ही उन्होंने ज़ाहिर उनके जो चेहरे थे खुशी से खिल उठे। और अब अगली समात पे अदालत ने उनको अहकामात ये जारी किए हैं कि आइंदा समात पे आपने पेपर बुक पढ़ के आनी है और इन सवालात का जवाब देना है कि आया कि इस चिट्ठी के ऊपर, क्योंकि ये भी सवाल उठाया गया कि अगर उन्होंने कहा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो रकम थी फ्लैट्स खरीदने के लिए मियां नवाज शरीफ ने ही दी, लेकिन क्या उसकी बेस पे बेनिफिशियल अगर ऑनर तस्लीम भी कर लिया जाए तो क्या मरियम नवाज को सज़ा हो सकती थी या नहीं। तो अदालत ने पनामा के हवाले से भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमने पनामा का मामला वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन हमने हकाइक को देखना है और अगर हकाइक जो हमारे सामने आए और हमने समझा तो ये पनामा फैसले से मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अज़ीज़ सदीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान, उनसे जानते बारे में क्या कहेंगे। अच्छा अज़ीज़ साहब, ये जो बात की है फयाज साहब ने, 2 से 3 इश्यूज़ जो हैं वो सामने लेकर आए हैं। एक तो ट्रस्ट डीड के हवाले से कि दस्तखत अगर उनके हैं तो फिर ये फॉर्जरी में नहीं आता। दूसरी जो उन्होंने बात की है ख़त और कानून शहादत के बारे में थोड़ी रोशनी डालिएगा। और एक और भी बात की थी कि बेनिफिशियल मालिक अगर मरियम नवाज़ हैं तो उसका क्या किरदार है, कुछ इस हवाले से रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। देखें, यही तो एक फर्क है कि नैब लॉ इज एंटायरली डिफरेंट लॉ। वाइट कॉलर क्राइम में ओनस उस पे होता है कि जिस पे इल्जाम लगा है। मैं असल में जो बात जो अभी शायद आने वाले दिनों में वो समझा सकें, कॉर्पोरेट अनवेल का प्रिंसिपल है कि ऑफशोर जो कंपनियां हैं उसके पीछे मालिक को छुपाया जाता है, लेयरिंग की जाती है। और ये लेयरिंग का इतना आसान काम नहीं है आपने वहां तक पहुंचना। वहां जो कि इनकी ओनरशिप डाउट नवाज शरीफ फैमिली, हसन नवाज सारे मान चुके हैं। अब उन्हें जस्टिफाई करना है कि ये ओनरशिप उनकी है, तो दैट हैज बीन परचेज थ्रू अ वैलिड सोर्स। अब नवाज शरीफ साहब ने चूंकि प्रॉपर्टी जो खरीदी है फ्रॉम इलिसिट मनी, ब्लैक मनी, और वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से है, और उसके बाद मरियम नवाज अगर के नाम ट्रांसफर हो जाती है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है। और तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि वो जिस पेपर की ट्रस्ट डीड की बात हो रही है, ट्रस्ट डीड 2 तरह से बात हो रही है कि उसको छुपाने की कोशिश, मरियम नवाज को जालसाजी पे सजा नहीं हुई है, नैब के अंदर जालसाजी पे सजा नहीं हुई है, करप्शन करप्ट प्रैक्टिस अबैट करना, एड करना 9A5 और 9A12 के तहत सजा हुई है। और उसको समझना ये है कि ये पर्दा डालने की कोशिश की गई है, जाली डॉक्यूमेंट बन के उनकी ओनरशिप वो मान ली उन्होंने। तो मैं नहीं समझता ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि कब हुई, लेकिन कैलिबरी फाउंड ने ये साबित कर दिया कि ये बाद में बनाई गई थी उसको कवर अप करने के लिए कि नवाज शरीफ का नाम निकल जाए, मरियम नवाज के नाम पर परचेज की है। तो ये सारों की मिली भगत जो है इस रिकॉर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो वो मैं नहीं समझता कोई मुश्किल काम है। इट स्टैंड एस्टैब्लिश विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। हम इससे आगे चलते हैं, हम सिर्फ ये नहीं रुकते हैं, हम इससे जब आगे चलते हैं, जब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से जज साहब ने एक सवाल उठाया, तो सवाल बड़ा, इसका ज्यादा कोई लंबा जवाब नहीं है। इनसे एक देखें, अब नैब को बताना चाहिए कि 126 दिन की हियरिंग हुई, इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर 60 दिन की JIT बनी, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, कोई मनी टेल, कोई सबूत इन सब चीजों को नहीं लेके आए। सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर 6 दिन की हियरिंग हुई, जब 5 मेंबर बेंच था, हाथ उठा के पढ़ते रहे, कतरी खत ले आए, आपको याद होगा कतरी खत ले आए। कतरी 6 दिनों के बाद फिर मामला नैब की इंक्वायरी हुई, कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये मामला गया नैब की अदालत के अंदर, नैब की अदालत के अंदर भी पूरा मामला इन चीजों को जस्टिफाई करना। और जो बड़ा अहम सवाल है, इन मरियम नवाज को शेड्यूल के मुताबिक सजा भी, शेड्यूल में क्या होता है कि जब आप नैब के साथ कोऑपरेट नहीं करते, आप कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस विद हेल्ड कर लेते हैं, तो उसका बोझ भी आपके ऊपर आ जाता है। तो इसके इन्होंने इनको सजा शेड्यूल के मुताबिक भी हुई है, यानी खाली सिर्फ
प्रॉपर्टीज के हवाले से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के अलावा इस बात में भी सजा हुई है कि उन्होंने नैब के साथ कोऑपरेट नहीं किया, जो सवाल पूछे अदालत में। अब इन सारी चीजों को रखकर अगर आप देखा जाए तो मेरी नजर के मुताबिक तो इट्स एन ओपन एंड शट केस। सवाल सिर्फ इतना ही, अभी तो हियरिंग हो रही है ना, ये जजेस का सर्टेन सवाल आता है, ये सवाल आते रहते हैं और इसके जवाब नैब ने देने हैं थ्रू डॉक्यूमेंट, और वो जहां तक आप जब चीज अब आएगी एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएंगी। कहने में अच्छा है, कहने में अच्छा, मरियम नवाज के आपस के लोगों में ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो तकरीबन को 8 महीने 1 साल से बात कर रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके माइंड में अपने करीबी लोगों में ये बात वो फैला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें इस तरह का कोई फायदा या कोई एडवांटेज मिल सकेगा। नैब के कानून को सामने रखते हुए आज तक आप अंदाजा लगाए, अगर हसन और हुसैन इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं था तो वो भागे क्यों हुए हैं, वो एब्सकॉन्डर क्यों है, क्यों उन्होंने फेस नहीं किया। ये अब नैब को चाहिए कि ये सारी चीजें बताए ना कि जो लोग थे सारे तो भागे, फेस नहीं किया। एक मिनट रह गया, अगर आप कोई सवाल करना चाहें अजहर साहब से। नहीं, मेरा ख्याल है अजहर साहब ने बड़ी खूबसूरती से अर्शा बयान की है। अदालत के जो रिमार्क्स हैं डेफिनेटली वो भी बड़े अहम है। आपको जरा जजेस के माइंडसेट का थोड़ा अंदाजा होता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अभी सिर्फ दस्तखतों को देख रहे हैं, अभी हम फॉन्ट को नहीं देख रहे। ऐसे ही। तो दस्तखत तो चले ठीक है, असली है, प्रीडेटेड है, लेकिन फॉन्ट जब था ही नहीं तो जो अभी अजहर सदीक साहब ने बात की वो तो जालसाजी है पूरी की पूरी सारी। तो लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, अल्लाह ताला खैर करे। मैं इससे ज्यादा मुझे कोई जेल जाने का शौक नहीं है तो ही अदालत में। ठीक हो गया समी साहब, लेकिन जो सबसे बड़ा आम सवाल उठाया गया इस पूरे केस के हवाले से कि जो ट्रायल हुआ है सारे केस का वो एक खत हुआ है और उसको जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कानूनी शहादत के हवाले से कि कानूनी शहादत खत को किस तरीके से देखता है सबूत की सूरत में। आगे देखते हैं मज़ीद कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।